welcome back to my channel Start Now. This is Lovely and today I am going to teach you the topic socialization process. प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी सामाजिककरण की और हमने बात किया था टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से होते हैं, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से होते हैं, एक्टिव एजेंसी क्या होती है, पैसिव एजेंसी क्या होती है। एंड आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। स्टेजेस कौन कौन से होते हैं जो भी डेवलपमेंट के इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड में कैसे कैसे बच्चे की सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, आइदर सीटेट और यूपी टेट, सुपर टेट, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड समझिएगा कि क्या होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिककरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हम पहले बात करेंगे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। पहले हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। जितने भी डेवलपमेंट के टाइम पे हमारे जो भी स्टेजेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी स्टेजेस, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, हर एक स्टेज में बच्चे का सोशलाइजेशन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। इन्फेंसी में सोशलाइजेशन कैसे होगा, अर्ली चाइल्डहुड में कैसे होगा, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड में कैसे होगा, अर्ली चाइल्डहुड के बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, जो कि आपका होता है 7 to 11 years। उसके बाद आएगा आपका एडोलसेंस। इन्फेंसी स्टेज आपकी होती है 0 to 2 years। जब प्रीनेटल के पीरियड के बाद आती है इन्फेंसी स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल। लेटर चाइल्डहुड है 7 to 11 years एंड एडोलसेंट है 12 to 19 years। एंड WHO के अकॉर्डिंग इसकी एज होती है 10 to 19 और 18 years। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। पहले हम बात करेंगे इन्फेंसी की। इन्फेंसी स्टेज में बच्चा कैसे सोशलाइज्ड होता है। तो शुरुआत होती है इन्फेंसी से। प्रीनेटल पीरियड के बाद, बर्थ के बाद इन्फेंसी पीरियड आता है, जिसमें कि बच्चा शुरू करता है पेरेंट्स से मिलना, अपने आसपास के लोगों से मिलना, सोशल होना। तो यहां से शुरुआत होती है सोशलाइजेशन की, जहां पे बच्चा 3 महीने के पहले, बिफोर 3 month, ह्यूमन की वॉइस या ह्यूमन की किसी भी टाइप की वॉइस वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। एंड आफ्टर 3 month के बाद उसके अंदर वो चीजें आ जाती हैं जो कि वो इमिटेट करता है देख के अपने पेरेंट्स को या फिर अपने सामने वाले किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, एंड वो थोड़ी बहुत वर्ड स्टार्ट करता है बोलना। तो यहां से शुरुआत होती है इन्फेंसी में। एंड उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड। पहले इन्फेंसी में वो धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, क्रॉलिंग करेगा, इमिटेट करेगा अपने पेरेंट्स को देख के। ठीक है, वो जो भी धीरे धीरे समझेगा, बोलना, वर्ड, एक दो वर्ड स्टार्ट होता है उसके मुंह से बोलना। तो ये चीजें होती हैं इन्फेंसी में। इतना ज्यादा वो घुलेगा मिलेगा नहीं, पर सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होती है बच्चे की बॉडी की, वो सबसे ज्यादा होती है इन्फेंसी स्टेज में। उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, जो होता है 2 से 6 साल। इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें बच्चा प्ले स्कूल ज्वाइन करता है, जो किंडरगार्टन स्कूल होते हैं। तो इसमें इतना ज्यादा उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, पर वो अपने सेम पेयर ग्रुप में अपने सेम एज के बच्चों से इंटरेक्ट करेगा। इस एज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो थोड़ा अभी पहली बार बाहर निकला होता है, तो उसे इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आती है। हालांकि वो धीरे धीरे सारी चीजें समझ जाता है, पर अभी उसका स्टार्टिंग है, उसका इन्वायरमेंट में आना, स्कूल ज्वाइन करना, प्ले ग्रुप, टॉय एज होती है एंड ये प्ले ग्रुप एज होती है, क्योंकि इसी एज में बच्चा जो है वो एक प्ले स्कूल में जाता है एंड इंटरेक्शन करता है अपने सेम लेवल के बच्चों के साथ। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं। धीरे धीरे वो स्टार्ट करेगा सोशलाइज होना।
उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, जो कि होता है 7 से 11 साल। इस एज के बच्चों को इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है सोशलाइज करने में, कम्युनिकेट करने में, क्योंकि वो ऑलरेडी प्ले स्कूल से आया रहता है, तो उसे सेम टाइप के इन्वायरमेंट मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को रूल्स रेगुलेशंस एंड जो भी उनके मीन्स माइंड में थोड़ी लीडरशिप की भी क्वालिटी उनके अंदर थोड़ी बहुत आने लगती है, एंड वो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, इंटरैक्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ। एंड इसमें कोई जेंडर क्वालिटी वाली बात नहीं होती है, मीन्स जेंडर डिफरेंस इसके अंदर नहीं रहता है लेटर चाइल्डहुड। तो इस स्टेज के पीरियड को स्टैनले हॉल ने कहा है तनाव एवं तूफान का पीरियड, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। इस टाइम पीरियड पे बच्चा बहुत ही स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मीन्स तनाव एवं बहुत ही तनाव एंड तूफान का पीरियड, उसे समझ में नहीं आता है कि वो चाइल्डहुड है या अडल्ट हो गया है। तो ये बहुत ही बच्चे के लिए एक मीन्स कंफ्यूज करने वाली एज होती है। तो इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो ज्यादा से ज्यादा अपने पीयर ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल से इंटरैक्ट करता है, एंड उसे अपने फ्रेंड सर्कल के सजेशंस ज्यादा समझ में आते हैं इन कंपैरिजन टू देयर पेरेंट सजेशन। तो अगर वही चीज अगर कोई बात उनके पेरेंट्स उनसे कहते हैं एंड वो सेम बात अगर उनके फ्रेंड अगर उनको सजेस्ट करते हैं, तो उन्हें उनके दोस्तों की कही हुई बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं, एंड वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने दोस्तों के ही साथ बिताना चाहते हैं। तो इस स्टेज की बात ये थी। एंड अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स हैं सोशलाइजेशन को जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सामाजिककरण को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिककरण को फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। सामाजिककरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जितने भी इसमें फैक्टर्स हैं, हम सारे फैक्टर्स की बात करेंगे, जैसे कि आपका पेयर ग्रुप, आपका स्कूल, कॉलेज, मीडिया, ये सारे आते हैं इसमें। जेंडर, कल्चर, पीयर ग्रुप, कास्ट, नेशनैलिटी, मीडिया, आपके टीचर्स, एजुकेशन, सारे आ जाएंगे इसमें। एजुकेशन आपका जिन जिन चीजों से आप इंटरेक्ट करते हैं, आप सोशलाइज्ड होते हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे फैक्टर्स। एजुकेशन, लैंग्वेज, ये सारे आते हैं इसमें। तो पहले हम बात करेंगे जेंडर की। जैसे कि आप सब जानते हैं, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग बनाए जाते हैं, एंड बॉयज के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग बनाए जाते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है। एंड सेकंड है आपका कल्चर। इंडिया में कल्चर दूसरा है, एंड अगर आप बाहर जाते हैं, वेस्टर्न कल्चर आपका कुछ और है। तो ये क्या होता है, एक ये भी फैक्टर है, ठीक है। पीयर ग्रुप आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, वो भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है आपको अफेक्ट करने के लिए। एंड कास्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। डिफरेंट कास्ट होती है, ठीक है। एंड नेशनैलिटी, मीडिया, एजुकेशन, लैंग्वेज,
ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं आपके सोशलाइज्ड होने में, ठीक है, आपको सोशलाइजेशन में ये सारे फैक्टर्स आपको इफेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंड सोशलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहली है बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, उनको अच्छा से अच्छा इन्वायरमेंट देना, अच्छी से अच्छी सोसाइटी प्रोवाइड करना। एंड उसके बाद है उनका मोटिवेशन लेवल, उनके अंदर वो मोटिवेशन है या नहीं है उस चीज को, या उनको इंटरेक्ट करने के लिए या किसी भी उनको काम करने के लिए उनके अंदर मोटिवेशन लाना बहुत जरूरी है। तो दो चीज होती है, पहली है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना बच्चों को, ठीक है, प्रोवाइड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू विच वो अपना ज्ञान, अपना लेवल बढ़ा सके। उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, क्लास में भी उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व। अगर टीचर की ड्यूटी क्या होती है कि वो बच्चों से बहुत अच्छे से पोलाइटली वे में बात करे, एंड अगर बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के प्रॉब्लम्स को समझे एंड उन्हें एक्सेप्ट करे, बजाय उनको डांटने एंड फटकारने के। एंड सेकेंड इज बच्चे का मोटिवेशन लेवल। मोटिवेशन लेवल हमेशा उनको मोटिवेट करते रहें एंड वो कोई भी गलतियां करें उस गलती से उनको अच्छे से अच्छा उनको वो करें, अच्छे से अच्छा उन्हें उनकी गलतियों को एक्सेप्ट करके उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। तो अब हम बात करेंगे कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। सोशलाइजेशन का एजुकेशन लेवल में क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम बात करने वाले हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, एजुकेशन में क्या रोल है सोशलाइजेशन का। कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेडागोजी में आपके लिए समझना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो टीचर का जो रोल होता है एजुकेशन में, वो क्या होता है कि वो बच्चों को खुद को एक आइडल रोल की तरह खुद को प्रेजेंट करे बच्चे के सामने, एंड उन्हें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। पहला है आइडल रोल की तरह उनके लिए खड़े रहें, ठीक है, एंड उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, उनकी सारी प्रॉब्लम्स समझें, सुने एंड उनको मौका दें चीजों को डिस्कस करने का आपस में, उनके पीयर ग्रुप में, उनके फ्रेंड सर्कल में उनको मौका दें खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की, बजाय उन्हें किसी चीज का रट्टाफिकेशन लगाने के। उनको खुद अपॉर्चुनिटीज दें कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम समझें एंड उस चीज का निष्कर्ष बच्चे खुद निकालें, क्योंकि बच्चों के अंदर ऑलरेडी एक इनेट एबिलिटी होती है जिससे कि अगर बच्चों को मौका दिया जाए तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा टीचर्स को एक आइडल रोल की तरह परफॉर्म करना है एंड उन्हें कभी डांटना या कोई पनिशमेंट उन्हें नहीं देना है। तो ये थी बात एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। एंड सोशलाइजेशन दो तरह से इफेक्ट करता है। अगर आप डेमोक्रेटिक हैं, एक होती है डेमोक्रेटिक फैमिली जहां सोशलाइजेशन अच्छा होता है एंड एक जगह बुरा होता है, वो भी हम बात करेंगे। डेमोक्रेटिक फैमिली एक होती है डेमोक्रेटिक फैमिली, लोकतंत्र परिवार, इसकी हम बात करेंगे। लोकतांत्रिक परिवार, तांत्रिक, डेमोक्रेटिक को हम बोलते हैं लोकतांत्रिक, एंड दूसरा होता है ऑथोरिटेरियन फैमिली। इसकी भी अभी हम बात करेंगे, ये कौन सी टाइप की फैमिली होती है। हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक फैमिली कौन सी होती है, लोकतांत्रिक परिवार कौन सा होता है। तो डेमोक्रेटिक फैमिली एक वो फैमिली है जहां पेरेंट्स, गार्जियन, जो माँ बाप होते हैं बच्चे के, वो बहुत ही बच्चों का साथ देते हैं। मींस उतना ज्यादा उन पे प्रेशर नहीं डालते, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनसे एज अ फ्रेंड बनके उनसे बात करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं।
तो बच्चा यहाँ पे क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सोशलाइज्ड होता है एंड कोई प्रेशर नहीं होता है, मीन्स उसके मन में कोई ऐसा डर नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है एक डेमोक्रेटिक फैमिली। एंड अथॉरिटेरियन फैमिली वो होती है जहां पे बच्चे के ऊपर थोपी जाती है चीजें, एंड उस चीज का वो एक बच्चों के अंदर वो चीज आ जाती है जो कि वो अगर अपने फ्रेंड सर्कल में भी जाते हैं तो वो खुद भी वैसे ही बन जाते हैं। तो ये होता है अथॉरिटेरियन, मीन्स यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर ज्यादा होती है एंड उनके प्रॉब्लम्स इतना नहीं सुने जाते हैं, या फिर फैमिली इतना ज्यादा उनसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहती है। तो बच्चों के लिए अच्छा है डेमोक्रेटिक फैमिली, जहां पे उनका सोशलाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो एंड उनकी प्रॉब्लम समझे एंड उनसे ज्यादा कम्युनिकेट करें। हम बात करते हैं और भी, अब जब फैमिली की बात कर रहे हैं तो बाकी जितने भी टाइप की फैमिली होती है वो हम बात कर लेते हैं। 4 टाइप की फैमिली होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीटेट के लिए, यूपी टेट में भी आते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। 4 टाइप की फैमिली है। पहला ऑथोरिटेरियन, जो अभी हमने समझा, ऑथोरिटेरियन फैमिली। दूसरी होती है ऑथोरिटेटिव फैमिली। एंड थर्ड वन इज पैसिव फैमिली, पैसिव और इंडल्जेंट भी बोलते हैं इसे। एंड फोर्थ इज नेग्लेक्टफुल फैमिली। अभी हम समझेंगे ये चारों कैसे, कौन सी कैसे होते हैं। पहले हम बात करेंगे अथॉरिटेरियन फैमिली की। इसमें क्या होता है कि जैसा कि मैंने अभी बताया, इस टाइप के परिवार में क्या होता है कि बच्चों को ज्यादा उनकी प्रॉब्लम्स समझते नहीं है, कंट्रोलिंग पावर इसमें ज्यादा होती है, कंट्रोल ज्यादा देते हैं एंड फ्रीडम थोड़ा कम देते हैं, थोड़ा क्या बहुत ही कम रहता है। इस टाइप की फैमिली में उनसे इतना कम्युनिकेट नहीं करते हैं, उनके अंदर रूल्स रेगुलेशंस बच्चों को बहुत ज्यादा दिए जाते हैं एंड उनके लिए फ्रीडम बहुत ही कम मिलती है उनको। एंड ऑथोरिटेटिव में क्या होता है, कंट्रोलिंग पावर भी ज्यादा होता है, कंट्रोल भी ज्यादा होगा एंड फ्रीडम भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें कंट्रोल भी ज्यादा होगा एंड फ्रीडम भी ज्यादा होगी। उनको एक तरह से उनको कंट्रोल भी करके रखेंगे, मीन्स थोड़ा बहुत उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस लगाएंगे, पर उनको फ्रीडम भी देते हैं एक भरोसे के साथ। ठीक है, एंड पैसिव एजेंसी में क्या होता है, बस उनको फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम ज्यादा होगा एंड कंट्रोलिंग कम होगा। इसमें क्या है, बस ओनली फ्रीडम मीन्स इसमें कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है, बस उनको फ्रीडम चाहिए, बच्चों को देना है एंड बच्चों को भी वही चाहिए। एंड नेग्लेक्टफुल मीन्स न फ्रीडम है, फ्रीडम, बस फ्रीडम ही फ्रीडम है, इसमें कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ओनली फ्रीडम। तो ये बहुत ही बेकार है, इस टाइप की फैमिली नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बेटर है अथॉरिटेटिव फैमिली, जिसमें कि कंट्रोल भी ज्यादा है एंड फ्रीडम भी ज्यादा है। एक बैलेंस, बच्चा इसमें एक थोड़ा बैलेंस करके चलेगा, अपनी फैमिली एंड अपने ग्रुप को, फ्रेंड सर्कल को, दोनों बैलेंस करके चलता है। पैसिव में खाली फ्रीडम है, ये भी अच्छी बात नहीं है, सिर्फ फ्रीडम प्रोवाइड करना, दिस इज नॉट गुड। एंड नेग्लेक्टफुल तो ओनली फ्रीडम है, कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इसमें चांसेस है बच्चों का कि बच्चे थोड़ा बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी बात फैमिली की। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं एंड आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के सेशन में इतना काफी है एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।